जो टॉपिक है आपका दिल्ली DLED 2024, इसमें हम 2024 जो DLED का एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर, उसमें हम सारी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो इनफ है, ठीक है। इसको बार बार आप देखना, और जो भी शख्स, जो भी बच्चा इस टीचिंग फील्ड में आना चाहता है उसको शेयर भी करना। इसमें हम एक पूरी समरी आपके सामने रखेंगे कि समरी का मतलब बहुत, जब तक आप किसी चीज़ की समरी नहीं समझ सकते ना, तब तक वो चीज़ें आपकी कभी भी क्लियर नहीं होगी। एक बार आप समरी समझ लोगे ना कि इसकी समरी क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप है, कौन कौन से पॉइंट है, मुझे क्या करना है, तो आपको एक माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा ये प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है। तो हमने इस वीडियो में वो सारे पॉइंट क्लियर करे हैं कि एग्ज़ाम से लेकर करिकुलर, एग्ज़ाम से लेकर कि एग्ज़ाम कब होगा और उसका इसमें क्या क्या सिलेबस है, हमने सारी चीज़ें क्लियर करी है। सब चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया है, सब चीज़ों को हमने समझाने की कोशिश करी है कि रैंक कब निकलती है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कितने राउंड होंगे, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो SCP क्या है, उसमें सिलेबस क्या है, कितने एग्ज़ाम, सारी A to Z सब चीज़ें आपकी डाउट हमने इसमें क्लियर करे हैं और एक समरी के रूप में, ठीक है ना, एक पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना कि जो कि ये क्वेश्चन आपको पूछना है कि मैं ये कोर्स जो कर रहा अभी जो करने जब जाऊंगा अगले साल, जो एग्ज़ाम होंगे 12th के, जब मैं कोर्स को आऊँगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है कि मैं इस कोर्स को ज्वाइन करना क्यों चाहता हूँ, मैं एक अच्छा टीचर क्यों बनना चाहता हूँ। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी कि मैं टीचर क्यों बनना चाहता हूँ, तब तक ये कोर्स आप कर भी लोगे ना, तब भी आपका वर्थलेस होगा। कि जब तक आपको अपने ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होंगे, मैं आपसे पूछूं कि आपको जाना कहाँ है, आप बोलोगे मुझे पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है, तो आपको चलने का क्या मतलब, आप तो इतना चला सब वेस्ट हो गया। तो जब तक आपको अपना पर्पस क्लियर नहीं होगा कि मुझे टीचर बनना क्यों, मुझे टीचर किस लिए बनना है, मुझे टीचर इसलिए बनना है कि मुझे अपनी स्किल शो करनी है, मुझे टीचर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे अच्छे नागरिक, गुड सिटीजन, कि मेरा पढ़ा हुआ हर बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, इसलिए बनना है, या मेरे में टैलेंट है कि मैं दूसरों को समझा सकता हूँ, मैं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को मैं ईजिली हल कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं, और जब इसका आपको सोल्यूशन मिलेगा तब आप बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतरीन टीचर बनोगे और दुनिया आपको आपके नाम से जानेगी। कि कोई भी काम करो वो बेहतर के लिए मत करो, बेहतरीन बनो, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करो, उसमें एक्सपर्ट बनो। चलो ठीक है, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में आप ये तो सीखोगे कि DLED क्या होता है, मुझे कैसे एडमिशन लेना है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज़ सीखोगे, क्या कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, मेरा विज़न क्या है, ठीक है। आपको चीज़ दिखनी चाहिए, समझ रहे हो। जब भी कोई इंसान आपके सामने कोई चीज़ बोले, आप किसी चीज़ को पढ़ो, तो आपके सामने वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए एकदम, समझ रहे हो। वो जो धुंध होती है, माइंड में धुंध होगी अभी आपके कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करना। सबसे पहले अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी, जो कि आपके प्रोस्पेक्टिव में नहीं होगी, मैं खुद बता रहा हूँ। कि अपने आप से पूछना है कि क्या मेरा पैशन टीचिंग में है, क्या मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, क्या मुझे दूसरों को समझाना अच्छा लगता है, क्या मैं दूसरों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि मैं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन छोटे से छोटे चीज़ों में मैं छोटी से छोटी लाइंस में, छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा सकता हूँ। अगर आप में वो क्वालिटीज़ है तो प्लीज़ आप इस फील्ड में आइए, जरूर प्लीज़ आइए और एक अच्छा टीचर बन के दिखाइए। और अच्छा टीचर बनने के बाद जो आपका पर्पस है लाइफ का, कि आप तो बन गए, लेकिन अब आपको बच्चों को भी प्रेरित करना है, उन्हें ज़िंदगी का ऐसे उद्देश्य बताना है कि ज़िंदगी का उद्देश्य एक्चुअल में है क्या। ज़िंदगी का जो एक्चुअल उद्देश्य है कि हमें अच्छा नागरिक बनना है, क्योंकि एक अच्छा नागरिक ही
इस देश की कायाकल्प को पलट सकता है। तो चलो आज की वीडियो में शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के जो फॉर्म थे, दिल्ली की बात करो, डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन SCERT की बात करो, ये हमारी बॉडी है SCERT, ये बॉडी है हमारी जो कि आपकी हेड है, जो कि ये पेपर कंडक्ट करवाती है, इसके एग्ज़ाम करवाती है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो SCERT दिल्ली को दे रखी है, ठीक है ना। और जो इसके अंडर में जो आपके इंस्टीट्यूट है, बॉडी SCERT होगी, अब इसके अंडर में क्या होंगे, इंस्टीट्यूट होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होगी, संस्था होगी, जो कि यहाँ पर ये चीज़ें चलेगी, ठीक है ना। तो डाइट क्या है डाइट गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि आपको डिप्लोमा कोर्स करवाता है 2 साल के लिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट डाइट बोलते हैं, 2 साल के लिए आपका ये कोर्स करवाता है। दिल्ली में टोटल 9 गवर्नमेंट डाइट है जो कि इस कोर्स को रन करती है, ठीक है ना। और इसको अप्रूवल किसने दे रखा हुआ है, जो इसकी मेन बॉडी कौन सी है, SCERT दिल्ली। इसके अंडर में आपके 9 डाइट के कॉलेज हैं, ठीक है। और इन डाइट के कॉलेजों में 1040 सीट है, 1040 सीट्स है टोटल सभी कैटेगरी की, जनरल, SC, ST, OBC एंड अदर जो भी आपकी कैटेगरी है। 1040 सीटें इन 9 गवर्नमेंट डाइट इंस्टीट्यूट में है जो कि आपका टीचिंग का डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। हर साल फॉर्म निकलते हैं, तो हम रेफरेंस के लिए हम 2023 यानी इस साल जो फॉर्म निकले थे हम उसका रेफरेंस लेते हैं। इस साल SCERT ने 2023 की बात कर रहा हूँ, एक नया रूल्स निकाला, एक नया नोटिफिकेशन निकाला, ठीक है ना, कि अब जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर होगा। इससे पहले जितने भी सिलेक्शन होते थे, जितनी भी मेरिट लिस्ट निकलती थी, वो आपके 12th के मार्क्स के बेस पर निकलती थी। लेकिन 2023 से डाइट ने, SCERT ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला, उसमें कहा गया कि अब जो मेरिट निकलेगी वो बच्चों के मार्क्स पर नहीं निकलेगी, उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी और उसके बेस पर आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। बात क्लियर है। तो हम अब बात करते हैं, तो आपको पता लग गया कि गवर्नमेंट डाइट कितने आपके 9 कॉलेज हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट की। ये कुछ बॉडी गवर्नमेंट डाइट रन करती है और कुछ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि अप्रूवल मिल रखा है, जिसको कि अथॉरिटी मिल रखी है दिल्ली SCERT की तरफ से कि वो भी ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो कितने प्राइवेट आपके इंस्टीट्यूट है, टोटल जो अभी करंट में है वो 25 प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि इस प्रोग्राम को रन करते हैं। गवर्नमेंट भी रन करती है और प्राइवेट भी रन करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इस बार 2023 में जो फॉर्म निकले थे वो निकले थे 12 मई को निकले थे। 12 मई को फॉर्म निकले थे और 29 मई को उसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की। तो जैसे कि अगर वो 12 मई को निकले थे तो अब ये मान के चलो कि इस बार भी 2024 में जो नेक्स्ट ईयर है आपका, उसमें भी आपके मई में फॉर्म निकलेंगे, ठीक है ना। मई में फॉर्म निकलेंगे। अब आप देखना, मई में फॉर्म निकले थे उसके, और जून में 17 जून को उनका एग्ज़ाम था, एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम था दिल्ली DLED SCERT 2023 का। तो जब आपका 12th का एग्ज़ाम हो जाएगा मई और मार्च में, उसके बाद आपको 2 मंथ मिलेंगे। इस 2 मंथ में आपको प्रिपरेशन करनी है और 2 मंथ बहुत ही इनफ है। और इसकी जो फॉर्म की जो फीस रखी गई है SCERT ने, वो रखी है 500 रुपये फॉर्म, ठीक है। 500 रुपये और 250 रुपये। 500 रुपये जनरल कैटेगरी और 250 रुपीज़ जो अदर कैटेगरी है हमारी SC ST OBC, उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। तो जब भी आपका 12th का रिजल्ट आएगा उसके बाद से आप अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर देना, ठीक है। 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। और उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार मैं आपको जो अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, 150 क्वेश्चन में क्या क्या पोर्शन होगा आप ये देख लो।
जनरल अवेयरनेस होगी, बेसिक है। जनरल साइंस होगी, सोशल साइंस होगी, मैथमेटिक्स होगी, और जनरल एबिलिटी होगी, रीजनिंग जिसे कहते हैं, और हिंदी और इंग्लिश होगी। ठीक है ना। 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है ना। बाकी जो डिटेल वीडियो है वो जब प्रोस्पेक्ट निकलेगा, जब वो डेट अनाउंस होगी, फिर हम उसका प्रॉपर तरीके से और उसका डिटेल में हम उसको बताएंगे कि कैसे आपको अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है। अभी हम इसकी एक समरी बता रहे हैं, जिससे कि एक आपको एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में पता होना चाहिए कि इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है ना। तो पहले आप फॉर्म फिलअप करोगे, जो मैंने बताया 100 250 रुपये, फिर 250 500 फिर। ठीक है ना। तो पहला काम आपको फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद फिर 1 मंथ के बाद आपका इसका एग्ज़ाम होगा, बराबर है। जून में आपका इसका एग्ज़ाम होगा। पिछली बार जून में एग्ज़ाम हुआ और जून में इसको रैंकिंग इन्होंने अलॉट कर दी थी, यानी कि 2 हफ्ते बाद इन्होंने रैंकिंग रिजल्ट निकाल के वेबसाइट पर रैंक इन्होंने बता दी थी कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में आपने कितना स्कोर किया, वो आपने एनसीईआरटी ने अपलोड कर दिया था उसी मंथ, लास्ट के जो मई का जो जून का मंथ था उसमें आपने अपलोड कर दी थी। ठीक है। अब अपलोड करने के बाद कर दिया आपने। अब होते हैं राउंड, होते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, ये राउंड होता है। और जो पहला राउंड हुआ था इस बार वो 5 जुलाई को स्टार्ट हो गया था 2023 को। ठीक है। तो इस बार भी है कि होपफुल कि जुलाई में ही होगा। ठीक है। मैक्सिमम अगस्त जा सकता है, जुलाई में ये प्रोसेस अपना पूरा कर देंगे। तो 5 जुलाई को उनकी जो पहली रैंक आई थी, पहली जो रैंक, जो बच्चे टॉप के थे उसको फर्स्ट रैंक में उनको डाइट अलॉट हो गया था। बात क्लियर है यहाँ तक? तो डाइट यहाँ तक आपकी क्लियर। डाउट डाइट में क्या हो गया था, आपकी अलॉटमेंट जिन्होंने अच्छे रैंक लाए थे उनको डाइट अलॉट हो गया था। इस प्रोसेस में जब भी आपकी लॉगिन आईडी बनेगी, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे लॉगिन आईडी बनेगी तो आपकी रैंक आएगी। अब रैंक जब आने के बाद आपकी रैंक 28 तारीख को रैंक आ गई आपकी। रैंक आने के बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने की जो फीस है वो रखी गई है 1000 रुपीज़, नॉट रिफंडेबल, जो कि रिफंड आपको नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि मेरी रैंक अच्छी है, मैं उसमें मेरा राउंड में नाम, एक फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में मेरा काउंसलिंग में नाम आ जाएगा, तो आप वो 1000 रुपये पे करके आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरी रैंक बहुत ही पीछे है और मेरा काउंसलिंग में नाम नहीं आएगा, तो आप उसमें पार्टिसिपेट, आपको डिसीजन लेना है कि मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉट रिफंडेबल है। ठीक है। नॉट रिफंडेबल, वो आपका डिज़ाइन। मैं ये नहीं बोलूँगा आप पार्टिसिपेट मत करो, मैं तो बोलूँगा जी करो। ठीक है ना। मैं कभी ये नहीं बोलता कि ना करो। आपको मौका दिया है, भगवान ने आपको मौका दिया है, आपके पेरेंट्स ने आपको मौका दिया, तकदीर ने, तो यूज़ क्यों ना करो। रिग्रेट नहीं रहना। ठीक है ना। पैसे नहीं है, कुछ अदर इशू है तो पार्टिसिपेट मत करो। मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम होती है, पैसे हैं आपके पास, फैमिली आपका सपोर्ट है, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। रैंक डजेंट मैटर। मैं रैंक को मानता ही नहीं, पहली बात तो मैं मेरिट को मानता ही नहीं। मैं बिहेवियर को मानता हूँ, मैं हार्डवर्क को मानता हूँ, मैं पैशन को मानता हूँ। मैं नहीं मानता रैंक क्या होती है। रैंक तो बस एक वो रैंक 1 रैंक 2 दे दी है जिससे कि बच्चों की आइडेंटिफाई हो जाए। ऐसे बच्चों की आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं रैंक के बेस पर। बिहेवियर, पैशन, हार्डवर्क, क्वालिटी, बहुत सी चीज़ें मैटर करती है किसी इंसान को रैंक देने के लिए। रैंकिंग रिजल्ट में, ठीक है ना। जो टॉपिक पर आते हो बात अलग है। तो आपने 1000 पे करिए तो आप उसमें पार्टिसिपेट में आप एक हिस्सा बन जाओगे। तो जितने लोगों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, अब उन्हीं बच्चों की, स्पेसिफिक बच्चों की क्या होगी, रैंकिंग बनेगी। ठीक है ना। तो पहली रैंक जो आई थी वो 5 जुलाई 2023 को रैंक आई थी। ठीक है ना। रैंक आने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर, अब उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप जाओगे, लॉगिन करोगे, तो जो पेज ओपन होगा उसमें कॉलम होगा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड, और वो तभी डाउनलोड होगा जब आप 3600 रुपये पेमेंट करोगे। ठीक है। वो सभी के लिए आपने 3600 पेमेंट कर दिए, फिर वो जाके आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। एक और बात है, जब वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा वो उसी फीस का ही आपका पार्ट होगा, उसमें से आपके जो फीस के जो फाइनल अमाउंट होगा उसमें पैसे डिडक्ट आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। आप जब जाओगे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, जो 3600 रुपये वो उसी फीस का पार्ट है।
अब फ़ीस की बात मैंने करी नहीं, मैं फ़ीस की बात अभी कर लेता हूँ। जो गवर्नमेंट डाइट है उनकी फ़ीस बहुत ही मिनिमम है, 5000, 6000, 7000 एक फ़िक्स उनकी फ़ीस है, ठीक है ना। वो बहुत ही मिनिमम है, पूरे साल की 5-6 हज़ार रुपये उनकी फ़िक्स होगी, कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट जो डाइट है आपके है 25 या 21, ठीक है। जो प्राइवेट आपके जो डाइट है उसकी जो फ़ीस है वो 35 से लेकर 45 के बीच में होगी, ठीक है। लेकिन 35-45 के बीच में होगी, लेकिन ये फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो जाएगी अगर आप कैटेगरी में हो, रिज़र्व कैटेगरी में हो, इसकी SC ST OBC, तो वे पैसे आपकी स्कॉलरशिप में रिफ़ंड हो जाएंगे, ठीक है ना। बात वहीं पड़ेगी, आपकी फ़ीस वो रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी को रिफ़ंड नहीं हो पाएंगे, अगर आप अदर कैटेगरी के हो, रिज़र्व कैटेगरी, तो फीस वो रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। अब हम कहाँ थे, हाँ, जो 5 जुलाई को आपकी रैंक डिस्प्ले हो जाएगी। मैं रैंक की 35 रुपये आप पे करोगे, फिर आपको अलॉटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपका नाम जिस डाइट में आया है आप उस डाइट में जाओगे। आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। कितना दिन का टाइम मिलेगा? 3 दिन का टाइम मिलेगा आपको कॉलेज में अपना एडमिशन करवाने के लिए। उसमें आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए 10, 12 कास्ट सर्टिफिकेट और जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आपको ले जाने पड़ेंगे, और आपका फिजिकल वहाँ पर जाके आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट जो भी आपको है सबमिट करने पड़ेंगे। आपको वहाँ जाना पड़ेगा और आपको अपना एडमिशन कराना पड़ेगा। 3 आपको दिन का समय मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे उसी इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपकी सीट फ्रीज़ होती है। आपको लगता है कि मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, दूसरे डाइट में जाना चाहिए, तो वो आगे अपग्रेड होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो राउंड 1 आपका 5 जुलाई शुरू हो गया था, तो राउंड 1, फिर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, जो इस बार जो राउंड गया है वो राउंड 8 तक गया था। कितने राउंड तक गया था? 8 तक गया था। जो लास्ट राउंड गया था वो 11 अक्टूबर तक गया था, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 या 3 मंथ का प्रोसेस चलता है आपके एडमिशन चलने में। बात को समझ गए? बात क्लियर है आपकी, ठीक है। पहले आपको अब दोबारा से हम इस चीज़ को देखते हैं, हमने क्या क्या स्टेप 1 में फॉर्म निकलेंगे। आपको फॉर्म भरना है, 500 रुपये फीस है, 250 रुपये फीस है। दूसरी बात, आपका फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे, उसको आपको सिलेबस को पढ़ के फिर जाना, फिर आपको एग्ज़ाम देगा। तीसरी चीज़, उसी मंथ में आपकी रैंक डिस्प्ले हो जाएगी। आपको लगता है कि मेरी रैंक बहुत अच्छी है या ठीक है, तो आपको उसमें 1000 रुपये पे करके आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लोगे, फिर 1 मंथ के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अगर आपकी रैंक बहुत ही अच्छी रैंक है तो आपकी पहली अलॉटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी रैंक बहुत माने कि ठीक है, मीडियम है, तो आपको सेकंड में या थर्ड में आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रैंक पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो आपने पढ़ाई करी है उसी से रैंक बनी है, उसी से आपको लेटर मिलेगा। तो ये मैंने आपको एक समरी के रूप में बता दिया कि समरी होती क्या है। अब थोड़ा एडिशनल मैं कहना चाहता हूँ, एडिशनल में बात करना चाहता हूँ कि इसमें आपकी SEP होती है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है। फर्स्ट ईयर में भी होगा, आपका सेकेंड ईयर में होगा। अब आप पूछोगे सर ये होता क्या है? इसमें क्या होगा कि आपको एक स्कूल अलॉट होगा, ठीक है। SCRT आपको स्कूल अलॉट करेगी, आपको उस स्कूल में जाना है, बच्चों को आपको पढ़ाना है, अपनी टीचिंग स्किल्स को शो करना है, ठीक है ना। क्योंकि आप जो सीखोगे इंस्टीट्यूट में उसका आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको स्कूल में भेजते हैं, और वहाँ पर आप बच्चों को पढ़ाओगे और उसी के बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। अब SEP कितने मार्क्स की होती है सर? SP 150 मार्क्स की होती है। आपके जो टीचर होते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आपने कितना सीखा, आप कितनी स्किल को यूज़ कर पा रहे हो, कितनी टीचिंग एड्स आप यूज़ कर पा रहे हो, कैसे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, तो वो आपको वहाँ पर मिलता है, ठीक है। क्लास कौन सी? क्लास आपकी प्राइमरी क्लास ही होगी। सेम चीज़ आपकी सेकेंड ईयर में भी होती है। 40 डेट की SEP होती है, वो एक साथ नहीं होती है, जैसे कि 10 दिन फिर थोड़ा गैप करके फिर 20 दिन, ऐसे गैप बनेगी, ठीक है ना। जो भी आपका ऊपर से ऑर्डर आएंगे उसके अकॉर्डिंग SCRT जो ऑर्डर देती है, ऑफिशियल ऑर्डर
कि अभी को एसपी प्रोग्राम कैसे कराना, तो आगे से ऑर्डर आते हैं, ठीक है ना। 1 वीक चलेगी, फिर 1 वीक के बाद आई थिंक 2 वीक के बाद फिर दोबारा 1 वीक, ऐसे एक प्रोसेस होता है, उसके फिर चलती है अकॉर्डिंग, ठीक है। वो SCRT बताता है, SCRT जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजता है कि ये SAP का प्रोग्राम है, आपको ऐसे करवाना है, तो फिर वो वहाँ के जो प्रिंसिपल है, वहाँ की जो बॉडी होती है, वो बच्चों को भेजती है और वैसे आपको SAP कंडक्ट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, कि ये चीज़ समझना जरूरी है, नहीं पूरा एक समरी देना बहुत ज़रूरी है आपको। ये वीडियो इनफ है, अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली आपकी, ठीक है ना। गवर्नमेंट डाइट क्या होते हैं, सब कुछ चीज़ें हमने कवर कर दी है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिलेबस में क्या है। जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होगा उसमें 10 + 1 10 + 1 10 तो आपके एग्ज़ाम होंगे, एक आपकी SAP हो जाएगी। SAP का कोई एग्ज़ाम नहीं होता, वो स्कूल में जाकर आपको वहाँ पर आपको स्किल जो भी आप पढ़ाओगे उसके बेस पर आपको नंबर मिलते हैं। 150 मार्क्स की होती है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स की SAP होती है, 150 मार्क्स की होती है। लेसन प्लान बनते हैं, उसका हम डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है ना। लेसन प्लान बनते हैं 120 ऐसे लेसन प्लान बनते हैं, तो थोड़ा सा, ठीक है, मेहनत का काम है सर। दूसरे साल जब आप जाओगे तो उसमें भी 12 एग्ज़ाम होंगे, प्लस में 1 SAP होगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि डिलेड होता क्या है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल सोल्यूशन दे दिया है। जो भी आपके प्रॉब्लम हो, जो भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको कुछ लाइफ के बारे में पूछना हो, या फिर आपको करियर के बारे में पूछना हो, या कोई आपको टॉपिक जानना हो कि मुझे सर ये टॉपिक मुझे बता दो, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं 12th के बाद क्या करूँ, या फिर मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, सर मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो ये वीडियो ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया बेसिकली, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। जब तक ठीक है ना, कि बिना कहते नहीं, बिना मांगे भीख भी नहीं मिलती, तो सर मांगना पड़ेगा आपको। जब तक आप मांगोगे नहीं, जब तक आप किसी से पूछोगे नहीं, तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा सर। कि सोल्यूशन तो सपनों में तो नहीं आएगा, सपनों में तो एग्ज़ाम कुछ क्लियर नहीं होता जी। आप पूछोगे तभी उसको आपको आंसर मिलेगा, और लेकिन पूछना भी उसी से है जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो या उस फील्ड में जानता हो। आप किसी से डिस्कशन मत करो, किसी को अपनी प्रॉब्लम मत बनाओ, उसी से पूछो जो इंसान काबिल है, जो शख्स डिज़र्विंग है, आप उसी से पूछो, ठीक है ना। और बेफिक्र होके पूछो, बेफिक्र होके। सर मेरा एक ही प्रिंसिपल है सर, मैं तो अपने बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, बेफिक्र होके क्वेश्चन पूछो, ज़िंदगी को बेफिक्र होके जियो, बिंदास रहना जी, बिंदास। मतलब कि बिंदास का मतलब क्या बिंदास, मौज मस्ती वाला बिंदास नहीं कह रहा। बिंदास का मतलब है जो चीज़ आपकी लाइफ में काम आए उसी पर फोकस करना है अर्जुन की तरह, और जो चीज़ लाइफ में काम ना आए उससे को इग्नोर करना है। सिंपल सी फिलोसफी है, सिंपल सा प्रिंसिपल है ना, इफ़ ना बट। जो चीज़ काम आ रही है उसको सलूट करना है, और जो चीज़ काम नहीं आ रही उसको गेट आउट करना है। फंसना नहीं है जी, हमें फंसना नहीं है जी। हमारा सिंपल सा एक अपना सिद्धांत रखो, प्रिंसिपल रखो, तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे, नहीं तो ये दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो बाकी की वीडियो, धमाकेदार वीडियो, ओवर एक्साइटमेंट वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, ये सेशन हमने शुरू किया है, उसको पूरा करके रहेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ नई वीडियो, नए थॉट, नए विचार, नई एम्बिशन, नया पैशन, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ज़रूर इस चैनल पे, ठीक है ना। और जो भी आपको सीखने को मिले तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपने इस वीडियो को देखकर आपने क्या सीखा, अपने ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ अप्लाई करी, उसका क्या क्या रिजल्ट रहा, हमें बताइए, जिससे हमें पता लगे और बाकी लोगों को भी पता लगे कि एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन कहते किसे, ठीक है ना। और जो भी इस टॉपिक को आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हो तो आप सबका स्वागत है। बहुत ही अच्छी फील्ड है, बहुत ही रिस्पेक्टेड फील्ड है, ठीक है। आप आइए, अपनी स्किल को दिखाइए और बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाइए। अब ये आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।